Good morning, class. Good morning. Backbone straight as usual. First instruction is sit properly. Okay. I hope all are present in the class. If anybody is absent, sit along with your bag. अपने अपने बैग के साथ बैठेंगे. सब लोग अपने बैग के साथ बैठिए. कोई एब्सेंट है? क्लास मॉनिटर. Samir is there. Okay. No issue. Okay. All are present, Namin. So okay. Thank you. First, I always prefer to start from flashback. हमारा फ्लैशबैक आज का क्या होगा, कल हमने जो पढ़ाया था. और एक बार पुनः मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अरुण आप आ गए हो इसलिए मैं करूँगा, बेटा बी रेगुलर इन द क्लास. 11th में जो फन के साथ आप लोग पास हो गए, फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, विद योर एफर्ट everything was there. Okay, so now you all are in class 12th, and class 12th result is important for you because you have to appear in competitive examination to get your seat in the universities. Okay, various courses. So this mark is very much important. Okay, for your future academic development. So I advise you to be punctual in classes, especially economics classes, because if the link is missing, you won't understand. Though I am making videos for this purpose, that when suppose you are absent, it may help you. There are different videos better than me, this video, but still it is my एक नेचुरल होता है बच्चों में कि जिस टीचर से पढ़ते हैं उसके प्रति एक अलग वो होता है, एक रेपो मेंटेन होता है ना. तो दैट इज़ द केस फॉर विच आई एम मेकिंग सच वीडियोज़. और ये अपने लिए भी इंट्रोस्पेक्शन होता है कि हमको और कितना इम्प्रूव करना है, कि जितने दिन भी सर्विस बची है उसमें हम और अच्छा कुछ कर पाएँ, है ना. और ये हमारे रिटायरमेंट के लाइफ के लिए भी अच्छा है कि हम जब कभी अकेले बैठें, जब जीवन में बहुत सारे मोड़ हों, जब हम उदास हों, तो देखिए कि हाँ हमने अपने ड्यूटी को ऑनेस्टली किया था. दैट इज सो मेनी थिंग्स आर देयर. इट इज जस्ट लाइक अ डिजिटल मेमोरी फॉर मी. ओके, ऑनलाइन मेमोरी. चलिए, तो स्टडी सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वेरियस बेसिक कॉन्सेप्ट. हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से. ठीक है. In that circular flow of income, we have seen that how income is generated. ठीक है. तो प्रोडक्शन with the help of factors of production, income was generated. ठीक है. It was started from production activities and then income generated, and the reward was given to the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit to the different factors of production. These factors of production, they got their remuneration and they made the expenditure. So three methods originated, that is a production method, income method and expenditure method. These three methods are the different methods to calculate the national income. ठीक है. ये हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, और बट उसके सिग्निफिकेंस पर हम पहले बात कर चुके हैं. इसके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण जो था डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट था, नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट था, और उसको हमने देखा कि किस तरीके से मैप के माध्यम से पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमने बनाया, एंड विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड एम्बेसीज का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, इंटरनेशनल वाटर का हमने दिखाया था, शिप का, एरोप्लेन का. ठीक है. और ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, और उसके माध्यम से हमने नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझा और डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझा. करेक्ट है ना. इसके बाद हमने ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम का देखा कि ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो बिना किसी मेहनत के जो होती है वो ट्रांसफ़र इनकम होती है. ठीक है. और जो मेहनत के साथ होती है वो फैक्टर इनकम होती है. तो जो बिना मेहनत का वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होता है, लेकिन जो फैक्टर इनकम होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम. ये सब सारी बातें हमने कर लिया था. इसके बाद हम हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स.
ठीक है। तो आज हम इसी पर बात चर्चा करने वाले हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स क्या है। क्योंकि देखो हम जो कुछ भी अभी पढ़ रहे हैं, दीज आर द स्मॉल जिससे कहते हैं ना कि अलग अलग मेटल है, नॉन मेटल है, सब मिलके कंपाउंड बनते हैं। या हमने जो पजल वाला एग्जांपल दिया था कि अलग अलग जो पजल होते हैं, कहीं तमिलनाडु है, कहीं केरला है, कहीं मणिपुर है, कहीं बंगाल है, सबको जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, भारत का मैप बन जाता है। या इस तरह का पजल हमने बचपन में खेला हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह के पजल्स है ना, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जब जुड़ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, हमारा जो बेसिक पर्पस है इस लेसन का, एक बार फिर दोबारा बताता हूँ, फ्लैश बैक में कुछ बच्चे नए हैं कि हमको एक्चुअली निकालना क्या है, जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी और एनएनपी, यही चार चीज़ें हैं जो कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर मेजर की जाती है, तो बन जाती है 8, है ना, दो ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर, तो ये टोटल 8 हमारे बन जाते हैं। इन्हीं को हमको निकालना है और यही 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इसके 3 मेथड होंगे, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड से आपको निकालने के लिए कहा जाएगा और तीनों मेथड से वैल्यू बराबर होगी, ठीक है ना। बराबर पॉइंट, यही आपका हमारा पर्पस है। इस 6 मार्क्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि हम, लेकिन ये 6 मार्क्स ये जो ना, ये हम कैसे पहुँचे, तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना जरूरी है। इसलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में अब तक ये पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। क्या है, बोलो बोलो, क्या है टॉपिक, क्या है टॉपिक, ठीक है, जोश में बोलना है। टॉपिक क्या है, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। हाँ, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम बताया था मैंने कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको जो भी मिल रहा है वो हमारा फैक्टर इनकम है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था ना। और ट्रांसफर इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा बता देता हूँ कि ट्रांसफर इनकम जैसे ओल्ड एज पेंशन, ये आप बूढ़े हैं, आपका शरीर काम नहीं करता है, आपके ऊपर दया दृष्टि रखते हुए सरकार ने आपको एक पेंशन, एक नियमित जो राशि है आपको दे दिया, बड़े पॉइंट। इसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी, लक्ष्मी ध्यान दो, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है तो आपको सरकार ने एक अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ अमाउंट दे दिया, बड़े पॉइंट, ठीक है। सरकार बहुत छात्रवृत्ति जो देती है सरकार, स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकारें देती हैं समय समय पर। तो ये ट्रांसफ़र हो रहा, पैसा ट्रांसफ़र हो, ये किसी की मेहनत का परिणाम नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र इनकम होगा। जितने भी ट्रांसफ़र इनकम है, TRANSFER, ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र इनकम जो भी है वो हमारा क्या होगा, ये किसी भी जो भी आपने बताया था ना, GDP, GNP, NDP, NDP, उसमें किसी में जुड़ता नहीं है, क्योंकि आपको मेहनत का परिणाम, क्योंकि हमारा जो 2 सेक्टर मॉडल क्या करता है, हाउस होल्ड और फर्म, है ना। हाउस होल्ड ये सप्लाई करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और यहाँ पर प्रोडक्शन की क्रिया होती है, बड़ा पॉइंट, और तब फिर इनकम जनरेट होता है, बड़ा पॉइंट। यहाँ इस तरह कोई नहीं हो रहा है काम, यहाँ पैसा सरकार अपने नागरिकों की भलाई के लिए सरकार पैसा दे रही है। तो इस तरह की चीज़ों को जोड़ा नहीं जाता है। जहाँ भी मेहनत की बात नहीं है वहाँ पैसा जुड़ेगा नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अरुण जो है ये डीलर है, ठीक है, और मान लो ये अंजू है, अंजू कस्टमर है। अरुण जो है ये बाइक डीलर है, ठीक है, अंजू क्या है, कस्टमर है, और बीच में रितिका है ना, रितिका है वो एजेंट है, ठीक है, आप ध्यान देखना। तो अरुण, इनको चाहिए क्या, ये कस्टमर है, इनको चाहिए बाइक, और वो बीच में एजेंट है। उन्होंने क्या किया, ठीक है मैं आपको बाइक दिलवा देती हूँ, मेरी जान पहचान है, हालांकि बहुत स्कैर्सिटी है, इस तरह का बनाते हैं ना एजेंट केस, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दिलवा देती हूँ। तो 50,000 की बाइक है, इन्होंने 50,000 की बाइक इनको खरीदनी थी, और इन्होंने जो बीच में जो सुविधाएँ मिली इनको, ये बहुत बिजी शेड्यूल है इनका, इनके पास समय नहीं है, तो एजेंट के माध्यम से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। तो एजेंट ने बताया कि ठीक है मैं दिलवा दूंगा, 1,000 रुपये उन्होंने चार्ज दिया। तो ये जो चार्ज है 1,000 रुपये, ये ब्रोकरेज चार्ज है, ये इनकी मेहनत की कमाई है। ऐसी चीज़ें तो इंक्लूड होंगी, बड़ा पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ब्रोकरेज चार्ज। तो ब्रोकरेज चार्ज है पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, मेहनत किया है, लेबर ने मेहनत किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रोकरेज इनकम
लेकिन अगर ये ओल्ड गाड़ी को बेचने वाला काम है तो ऑलरेडी इसका इंक्लूड ब्रोकरेज चार्ज उसमें भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रोकरेज चार्ज ट्रांसफर इनकम के बीच में अंतर करने का प्रयास कीजिएगा कि ट्रांसफर इनकम क्या है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज मेहनत की कमाई है, बड़ा भाई, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन वो ट्रांसफर इनकम है, स्कॉलरशिप ट्रांसफर इनकम है। लेकिन एक चीज़ यहाँ और ध्यान देने की बात कि जैसे मान लो मैं रिटायर हो जाऊँ, आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद सरकार हमको पेंशन देगी, हम ओल्ड पेंशन स्कीम में है, सरकार हमको पेंशन देगी। तो मेरी ये पेंशन हमारी मेहनत का परिणाम है जो हमने 30 साल तक सरकार के लिए सेवा की है। तो ये जो है ये ट्रांसफर इनकम नहीं कहलाएगा, ये क्या है, फैक्टर इनकम कहलाएगा। ये ध्यान रखना, पेंशन देके तुरंत मत ये कर देना कि ट्रांसफर इनकम। समझ में आ रही बात? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति सर्विस करने के बाद रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिल रही है, कहने का मतलब वो पेंशन सरकार व्यक्ति के मेहनत की वजह से देती है। सबको पेंशन क्यों नहीं दे रही है सरकार? नॉट गिविंग इट टू ऑल, ठीक है। तो सरकार के द्वारा जो पेंशन दिया जा रहा है उसमें कर्मचारी की भी का भी पैसा इन्वॉल्व होता है और फिर वो उसको पेंशन मिल रही है, बड़ा पॉइंट, ठीक है। तो वो हमारा ट्रांसफर इनकम का पार्ट नहीं होगा। लेकिन ओल्ड एज पेंशन जो है वो कंप्लीट सरकार की दया दृष्टि वेलफेयर के कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर हो रहा है, इसलिए वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट होगा। तो ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडिंग द नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, यह है ना प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड जो क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या है? हाँ, हमारी सैलरी से हम लोग इसको देते हैं ना प्रोविडेंट फंड, वो तो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हाँ, तो हमारा पैसा है, उसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ तो नहीं प्रोविडेंट फंड, हाँ, इसमें मतलब इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, चलो बाद में इसको डिस्कस करते हैं ना। चलिए हम आते हैं, फिलहाल हम जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक क्या है, वो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड देखो, जब हम जीडीपी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा तो उस समय आपने एक डिफिनेशन पढ़ा होगा, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। जब हम टोटल वैल्यू कर रहे हैं ना, तो उस डिफिनेशन में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड फाइनल गुड्स की बात हो रही है। किस गुड की बात हो रही है? फाइनल गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो फाइनल गुड की बात है तो कुछ और भी गुड होता है क्या? तो गुड को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक फाइनल गुड और एक इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। एक फाइनल गुड है और एक इंटरमीडिएट गुड है, दो गुड। फाइनल गुड क्या है और इंटरमीडिएट गुड क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिया किसका? मिल्क का। हमने एग्जाम्पल क्या लिया? मिल्क का। और यहाँ हमने लिख दिया कस्टमर, कस्टमर कस्ट करके मत, और दूसरा क्या है? टी वाला, ठीक है। समझ आई बात? यहाँ क्या लिखा? अरुण। कस्टमर क्या है? अरुण। क्या नाम है कस्टमर का? अरुण। और यहाँ क्या है? टी वेंडर, प्रीत, ठीक है। बड़े भाई समझ आएगा? मिल्क लिया अरुण ने और अरुण गिलास दूध पी लिया। प्रीत के पास मिल्क आया, उसने क्या बनाया? टी। तो दूध की कीमत ज़्यादा हो गई यहाँ पर अरुण के पास की, या टी की कीमत ज़्यादा हो गई? चाय की कीमत ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि देयर इज अ वैल्यू एडिशन, देयर इज अ वैल्यू एडिशन। बड़े भाई समझ रहे हो? तो यहाँ पर प्रीत के लिए ये मिल्क इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि मिल्क का अस्तित्व समाप्त हो गया, एक नया प्रोडक्ट बना जिसको हमने टी नाम दिया। व्हाट अ पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, सीड, गेहूं का सीड है, हाँ सीड है ना, सीड। और ये है फार्मर, इसने इसको यूज किया, फसल आई, ग्रेन निकला, ग्रेन इसने सेल किया किसको? मिलर को। किसको सेल किया? मिलर को। यहाँ पर ये कन्वर्ट में हो गया, क्या हो गया? क्या बन गया ये?
आटा फ्लोर, और ये आ गया बेकर के पास, और फिर बाद में यहाँ से आया कस्टमर के पास। ठीक है, अभी बताओ जितने का फीड होगा उतने का ही ग्रेन होगा, उतने का ही फ्लोर होगा, उतने का ही बेकरी के पास आएगा, ब्रेड बनेंगे जो, और उतना ही कस्टमर के पास आएगा? नहीं। यहाँ से और कस्टमर तक की यात्रा में सीड को कई मार्गों से गुजरना पड़ा और उसके कई रूप में परिवर्तन हुए। ये रूप परिवर्तन ही वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है। जो मॉडिफिकेशन है वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है, इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, गॉट इट पॉइंट? अब यहाँ से सीड इस फार्मर के लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। ध्यान सुनना, परिवर्तन है। सीड का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, एक नया प्रोडक्ट बना, ग्रेन, क्रॉप निकला, ग्रेन बना। ग्रेन जब मिलर के पास आता है तो ग्रेन का एग्जिस्टेंस खत्म होता है, एक नया प्रोडक्ट बना, फ्लोर जब बेकर के पास आता है तो फ्लोर का एग्जिस्टेंस खत्म होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, ब्रेड। और ब्रेड जब स्वीट वाले के पास जाएगा या यहाँ पर जब आया तो फाइनल प्रोडक्ट के लिए उसने खा लिया कस्टमर। तो यहाँ पर सीड से लेके यहाँ तक की यात्रा में ये सारे पड़ाव इंटरमीडिएट हुए एक दूसरे के लिए, पिछले वाले के लिए। बड़े पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये फाइनल। जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं तो इसी फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? प्लीज समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अभिषेक समझ में आ रही बात बेटा? सबको समझ में आ रही बात? हाँ, या आप ये देखो प्रोडक्ट का नेचर मैंने बताया कि एक के लिए फाइनल प्रोडक्ट हो गया, किसके लिए? अरुण के लिए ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ, करेक्ट ना? कि आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो। लेकिन यही टी वाले के लिए क्या हुआ? इंटरमीडिएट हुआ। इस फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? टी जब हम कस्टमर अरुण जब कंज्यूम करता है इस टी को, तो अरुण के लिए ये टी फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो इस टी की कीमत में मिल्क का भी तो वैल्यू होगा, बोलो भाई। इस स्वीट जो बना, ब्रेड का जो आइटम बना, जो बेकरी से जो लिया, मतलब कोई मिठाई के लिए यूज हुआ है ना, ब्रेड भी इज ऑल्सो यूज एज ए स्वीट आइटम। ओके, तो जो भी है यहाँ पर जो पहुँचा, यहाँ पर इस जो स्वीट बना, इस स्वीट में गेहूं के आटे का भी वैल्यू जुड़ा हुआ है, हाँ, गेहूं के ग्रेन का भी वैल्यू जुड़ा हुआ है और सीड का भी वैल्यू जुड़ा हुआ है। करेक्ट है कि नहीं है? सबका जुड़ा हुआ है ना? ठीक है। तो हर स्टेज पर जो वैल्यू हो रहा है, अगर हम हर स्टेज पर सबको जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? डबल काउंटिंग होगा और जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो मल्टीपल टाइम्स उसमें एडिशन हो जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है फाइनल और इंटरमीडिएट का। बड़े पॉइंट, हम क्या करते हैं कि फाइनल से जब इंटरमीडिएट की जो वैल्यू है, ठीक है, इससे हमको ये पता चलता है कि वास्तव में कितना वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है, बड़े पॉइंट। तो इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच का अंतर पहले समझना जरूरी है कि आखिर इंटरमीडिएट कौन है और फाइनल कौन है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि अगर मान लो आपके घर में, ध्यान दें, ये आटा डायरेक्ट आता है तो आटा आपके लिए फाइनल हो गया, क्योंकि रोटी बना खा लो। बड़े भाई, अगर यही बेचना होता, वैल्यू एडिशन करना होता, उस रोटी को आप बेच रहे हो तो फिर वो आटा क्या हो जाता? वो इंटरमीडिएट हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप तो कस्टमर हो, आप तो यूज करोगे, तो फ्लोर क्या हुआ? फाइनल गुड हुआ। ठीक है, आपके लिए। लेकिन इस मिलर के लिए फ्लोर क्या है? इंटरमीडिएट गुड हो जाता है। सॉरी, बेकर के लिए इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि बेकर यूज कर रहा है ना फ्लोर को। बड़ा पॉइंट। तो इंटरमीडिएट गुड वो गुड है, ऑल दोज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, दोज गुड्स आर सब्जेक्ट टू वैल्यू एडिशन। इसमें वैल्यू एडिशन की अभी भी संभावनाएं बची हुई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और तरह के गुड्स का लेते हैं। ये एग्जांपल आपको समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? सेट प्रॉपर्टी बता दूं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आजकल मोबाइल की दुनिया है, सब लोग करंट से
आजकल झगड़ा करते हैं मोबाइल के लिए बच्चे, है ना। आप लोगों में से कुछ लोग नहीं करते होंगे, है ना, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, है ना, ऑफिशियली नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ, कोशिश कीजिए कि नहीं। ओके, तो देखो मोबाइल मैन्युफैक्चरर, ध्यान देखेंगे, मोबाइल मैन्युफैक्चरर ये होलसेल, ठीक है, होलसेलर है, और ये है रिटेलर है, और यहाँ से आया प्रीत के पास कस्टमर, ठीक है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरर से मोबाइल की यात्रा शुरू होती है। युवराज, मोबाइल मैन्युफैक्चरर से मोबाइल की यात्रा शुरू हुई और कहाँ आई? होलसेलर के पास। होलसेलर ने कुछ प्रॉफिट लिया होगा कि नहीं लिया होगा, बताओ, लिया होगा? श्योर। अच्छा, यहाँ से रिटेलर ने, उसने भी अपना कुछ प्रॉफिट अर्न करेगा और फिर आएगा यहाँ पर। मान लो इसकी कीमत यहाँ 10,000 रुपये, तो हर स्टेज पर प्रॉफिट लेते 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 यहाँ पर मान लो 20,000 हो गया। यही एग्जैक्टली होता है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। मान लो 20,000 हुआ, तो इस 20,000 में कस्टमर, इसके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट हुआ, ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ, लेकिन होलसेलर यहाँ से जो लिया, यहाँ से यहाँ पर मान लो ये 15,000, ये 17,000 और इसके बाद मान लो 20,000, ऐसे कुछ है। तो ये यहाँ देखो होलसेलर ने एडिशन किया प्राइस में, एडिशन किया कि नहीं किया? वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? फिर यहाँ से रिटेलर ने भी वैल्यू एडिशन किया और रिटेलर ने भी अपना वैल्यू एडिशन किया, ठीक है। तो जब कभी भी व्हेन देयर इज अ स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन, तब तक वो कमोडिटी, वो गुड्स, वो सर्विस, वो क्या है कहलाएगी? इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक, ये जो मतलब यहाँ से और यहाँ मिला कस्टमर, ये है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस फाइनल प्रोडक्ट से और जहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई, इसके बीच में जो जहाँ कहीं भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, ये जो इमेजनरी एक बाउंड्री बन रही है, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। इसको क्या नाम दे रहे हैं? क्या नाम दे रहे हैं? समझ में आ रही मेरी बात? तो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री देयर इज अ स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंतर्गत क्या है कि ये स्कोप है वैल्यू एडिशन का। थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे इसको, मैं एक बार आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का अंतर, पेज नंबर 2.7। Final goods are referred to those goods which are used either for consumption or for investment, ठीक है। दूसरा है they are included both national and domestic income। फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, शुरू में ही मैंने बताया। they are ready for use by their final users, ठीक है। that is no value has to be added to the final goods। they have crossed the production boundary, ठीक है। प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस होने के बाद तो फाइनल गुड्स होना ही होना है, कंजम्पशन के लिए तैयार है, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कंजम्पशन के लिए तैयार है ना, यूज के लिए तैयार है मोबाइल। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर अ कंजम्पशन, कार परचेज एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि मिल्क परचेज फॉर कंजम्पशन, ये फाइनल गुड हो गया, ठीक है। और कार परचेज किया, लेकिन कार, इसी कार का उपयोग अगर टैक्सी के रूप में किया जाता तो क्या होता? वो इन्वेस्टमेंट गुड्स हो जाता, ठीक है। बड़े बहन डीलर अगर होता, डीलर अगर यूज परचेज करता और उसको रीसेल करता तो इंटरमीडिएट गुड होता, बड़े बहन, ठीक है। आगे हम इसके और इसका सेकंड पार्ट हम और डिस्कस करेंगे। अभी बेल लग गया, अभी पीरियड है क्या मेरा? लास्ट पीरियड, तो उसमें हम बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उसको हम एंड करेंगे, ओके। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, ध्यान से सुनेंगे, रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। रीसेल का एग्जांपल, मोबाइल का एग्जांपल, रीसेल का एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। दे आर नीदर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम नॉट डोमेस्टिक इनकम, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, दैट इज सम वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। ये बार बार आप देखें यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। और मिल्क यूज्ड इन द डेयरी शॉप्स फॉर रीसेल, कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन,
ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट गुड्स के। तो आई होप जो हमने डिस्कस किया और ये जो हमने पढ़ा, इससे आपको बहुत सहूलियत होगी। अभी भी बहुत सारे बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, आप इसको रीडिंग कीजिएगा, क्वेश्चन फ्रेम कीजिएगा, क्वेश्चन अपना पूछिएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब आप जब खुद पढ़ोगे ना तो एक अलग तरह का डाउट क्रिएट होता है, समझ रहे हो। आप ये कभी मत समझो कि मेरी क्लास रीडिंग सफिशिएंट रीडिंग है, दैट इज वन वे, एक थोड़ा सा स्टेप है। आपको खुद पढ़ोगे तो बहुत सारे डाउट होंगे बेटा, लाइन लाइन पर डाउट होंगे, मीनिंग नहीं समझ में आएगा शब्दों का। इसलिए बेस्ट स्टडी इज अ सेल्फ स्टडी, उसको आप लोग प्रमोट कीजिए, ठीक है। और कल आप कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे अपना आंसर नोटबुक लेकर आएँ, सबको अपना रोल क्या बेटा आज है तो आज सबमिट कर लीजिएगा। और इसका रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं मेंटेन करिए। कौन मेंटेन कर रहा है?